Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I am teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। हमारे चैप्टर नंबर 11 की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी, ठीक है ना। आज है हमारे चैप्टर नंबर 11 की 3rd क्लास। आज की क्लास में हम अपने कंसेप्ट आगे जो हमने पिछली क्लास में किए थे उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम अपना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट्स क्या होते हैं, मूव्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आज की हम क्लास में पढ़ने जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज की हमारी क्लास शुरू होनी है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से। ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता क्या, ठीक है ना। When change in quantity supplied of a commodity is caused by change in its own price, it is called extension or contraction of supply or movement along the supply curve. कहते जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या फिर मूवमेंट, ठीक है। जब सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तब हम उसको कहते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और या फिर मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। पहले हम टॉपिक करने जा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सटेंशन वर्ड ही डिफाइन करा है, मींस एक्सटेंड करना, मींस बढ़ना, ठीक है ना। Other things being equal, when quantity supplied of a commodity increases due to rise in its own price, it is called extension of supply. कहते जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में बढ़ावा हो, यानी सप्लाई बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़े, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता क्या है, लेकिन अब इसका स्केड्यूल और इसका स्लोप देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर रही है, जो ये शो कर रहा है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिव्स एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कहते हैं जब प्राइस में राइज आता है, यानी खुद की कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई आता है, ठीक है ना। ये ग्राफ देखिए, हमारे वाई एक्सिस पे है प्राइस, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हमारा प्राइस 1 था और क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1, ठीक है ना। फिर हमारा प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना। ये हमारा प्राइस बढ़ा ना, 1 से हो गया 5 और क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हुई, बढ़ गई। यहाँ पे तो क्या हुआ, जब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, तो क्या हुआ, सप्लाई कर्व कांस्टेंट है, ए पॉइंट से हमारा पॉइंट शिफ्ट हो गया बी पे, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारी कर्व एक्सटेंड हो गई है, हमारी कर्व बढ़ गई है, आगे की तरफ मूव हो गई है, ठीक है ना। In table, when price of the commodity X is ₹1 per unit, its quantity supply is 1 unit, ठीक है ना। When price rises to ₹5 per unit, supply extends to 5 units. In figure, S is the supply curve of commodity X. When price is ₹1 per unit, supply is 1 unit. And when price is to ₹5 per unit, supply ends to ₹5 units. The producer moves from point A to B on the same supply curve. Thus, movement from the lower point to the higher point on the same supply curve is known as extension of supply. अब इतना सारा पढ़ लिया, ये कहना क्या चाहता है, कि कहना सिंपल चाहता है कि जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, जब आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर का पॉइंट यानी प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है। प्रोड्यूसर का पॉइंट ए से, यहाँ ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट में शिफ्ट कर गया, मूव कर गया, ठीक है। सेम लाइन पे जब आप मूव करते हो तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ पे क्योंकि हम आगे की तरफ मूव हुए हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। दैट मीन्स सप्लाई कर्व आगे की तरफ मूव हुई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा व्हाट इज एक्सटेंशन।
नाउ इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, वर्ड से ही क्लियर है, एक्सटेंशन मीन्स बढ़ना, तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना, ठीक है ना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कहते हैं जब प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरे और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, तो क्या होता है, तब हमारा कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का, ठीक है। प्राइस गिरने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड गिरे तो उसमें हमारा कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का, ठीक है। यानी पॉइंट जो है प्रोड्यूसर का वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस शेड्यूल में, इस शेड्यूल में क्या हो रहा है, प्राइस हमारा 5 से हो गया 1, दैट मीन्स प्राइस गिर गया। यहाँ पे क्वांटिटी भी गिर गई, जिसके कारण कंसेप्ट क्या आया, कॉन्ट्रैक्शन की। प्राइस गिरने से क्वांटिटी भी गिरी, दैट मीन्स इट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे है प्राइस ऑफ x और x एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही सेम ग्राफ की तरह है, पहले हम 5 रुपीज, यानी पहले वो 5 रुपीज पे 5 यूनिट्स कमोडिटी सप्लाई कर रहा था, फिर क्या हुआ, प्राइस गिर गया, जिससे क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर गई। जब प्राइस गिरने से क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरती है, उसके कारण क्या हुआ, पॉइंट बी से ए पे शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स पीछे की तरफ मूव हो गया। जब ये बैकवर्ड मूव करे तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। इन टेबल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹5 पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाइड इज 5 यूनिट्स। सिंपल, मैंने आपको जो बताया कि जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरने के कारण क्या हुआ, जो उसकी क्या कहते हैं, जो पॉइंट था प्रोड्यूसर का वो बी से ए की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रोड्यूसर का पॉइंट नीचे की तरफ मूव हो गया है, दैट मीन्स प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरी है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। Thus, movement from higher point to the lower point on the same supply curve is known as contraction of supply. कहते हैं जब सेम सप्लाई कर्व में हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे आप मूव करते हो तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई होप इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सप्लाई कर्व क्लियर है। Now, extension or contraction of supply curve clear है. Now it's the time for increase and decrease in supply. Contraction और extension हमारा क्यों होता था, जब सिर्फ ओन प्राइस में चेंज आता था, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते थे, ठीक है ना। अब इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में कब आता है, इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में तब आता है जब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे चीजें चेंज हो, दैट मीन्स अब प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है ना। When supply of a commodity changes due to the factors other than its own price, such changes in expectation state of technology or goals of the firm is called increase or decrease in supply, ठीक है। जब ओन प्राइस कांस्टेंट हो और बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सच चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। अब क्या था, जब हमने मूवमेंट देखी थी तो मूवमेंट में हमने देखा एक पॉइंट सेम सप्लाई कर्व में या तो आगे या तो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब जब आप इंक्रीज या डिक्रीज का कंसेप्ट पढ़ोगे तो इंक्रीज या डिक्रीज का कंसेप्ट बताता है कि पूरी की पूरी सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाती है, या तो वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। पहले देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई बढ़े तो क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई refers to the situation when more is supplied at the existing price of the commodity, यानी सेम प्राइस पे जब ज्यादा चीजें सप्लाई करी जा रही हैं उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। इट लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसके कारण क्या होता है, सप्लाई कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट आता है, सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज की है,
ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, जो हमारी सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगी। कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, कैसे शिफ्ट कर जाएगी देखते हैं। ठीक है, पहले उसकी स्लोप देखते हैं। वाई एक्सिस पे है हमारा प्राइस, एक्स एक्सिस पे है हमारी क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए, पहले हमारी सप्लाई कर्व वॉज S1, ठीक है ना। S1 सप्लाई कर्व थी, तो प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है 10 ही है, लेकिन उस टाइम पे 20 यूनिट्स, यहाँ पे है ना 20 यूनिट्स वो बना पा रहा था, ठीक है ना, सप्लाई कर पा रहा था। फिर क्या हुआ, उसने अपना प्राइस सेम रहा लेकिन सप्लाई बढ़ा दी, 20 से वो 30 यूनिट्स पे चला गया, यानी उसकी सप्लाई कर्व पूरी की पूरी S1 से शिफ्ट हो गई है S2 पे, ठीक है ना। यानी पूरी सप्लाई कर्व, कोई पॉइंट नहीं, पूरी की पूरी सप्लाई कर्व ही शिफ्ट कर गई है, ठीक है ना, राइट वर्ड शिफ्ट कर गई है। दैट मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई है, दैट मीन्स सप्लाई बढ़ गई, ठीक है ना। Table shows that initially 20 units of commodity are supplied at the price of ₹10 per unit. Owing to some causes, firms are now willing to supply 30 units even when the own price of the commodity stays at ₹10. कहते हैं सेम प्राइस रहने पे भी प्रोड्यूसर्स अब ज्यादा सेल करना चाहते हैं, ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। डायग्रामेटिकली इट इम्प्लाइज अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। डायग्रामेटिकली हमें पता लग ही रहा है कि वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। As shown from S1 to S2 in figure, the producer shift from point A to point B on the old supply and point B on the new supply curve. कहता जब सप्लाई बढ़ने से सप्लाई कर्व पूरी की पूरी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाए, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाए, तो वो ये शोकेस करता है कि प्रोड्यूसर ने एग्जिस्टिंग प्राइस पे, सेम प्राइस पे अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई होने लग पड़ी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंक्रीज सप्लाई में आता किन कारणों के कारण है, ऐसे क्या चीजें होती हैं जिसके कारण सप्लाई में इंक्रीज आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, ठीक है ना, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे फिर। दूसरा, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस कॉजिंग फॉल इन कॉस्ट प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस गिर गए, दैट मीन्स आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। कहते हैं जब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिर जाए तो प्रोड्यूसर उस टाइम पे अपने एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे ज्यादा चीजें बेचने के लिए उत्सुक होता है, वो ज्यादा चीजें उस टाइम पे बेच सकता है, ठीक है ना। फोर्थ वन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, इट कॉजेस इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम। कहते हैं अगर इंडस्ट्री में ज्यादा फर्म्स बढ़ जाएंगी तो उसके कारण क्या होगा, मार्केट में ज्यादा चीजें सप्लाई होंगी, ज्यादा चीजें सप्लाई होंगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही ज्यादा चीजें सप्लाई होंगी, दैट मीन्स आपकी जो सप्लाई कर्व है वो बढ़ेगी, ठीक है। फिफ्थ वन, expected fall in price of the commodity in near future, it promotes the producer to increase their current supply। कहते अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस गिरना वाला है, तो वो क्या करेगा, अभी के प्राइस पे अपनी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट, शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। कहते हैं जब गोल्स में शिफ्ट आता है, यानी अब फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह अपना सेल मैक्सिमाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए, जैसे कि क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल का मतलब होता है, जैसे हमने देखा होगा विंटर क्लियरेंस सेल या समर क्लियरेंस सेल, उस टाइम पे क्या होता है, प्रिवेलिंग प्राइसेस पे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी सेल की जाती है, ठीक है ना। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई कर्व शिफ्ट करती है फॉरवर्ड, ठीक है। लास्ट वन इज डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दिस इंड्यूसेस द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज सप्लाई इवन व्हेन द प्राइस रिमेन सेम। कहते हैं या तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे या तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिल जाए। अगर ऐसा होता है
तो भी प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में उसका फायदा होगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ लगे व्हाट आर कॉजेस, कि किन कारण के कारण इंक्रीज होता है हमारी सप्लाई कर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, यानी अब हमारी सप्लाई कर्व डिक्रीज क्यों करती है। डिक्रीज इन सप्लाई refers to situation when less is supplied at the existing price of the commodity. It leads to backward shift of supply कर्व। कहता है यानी जब एग्जिस्टिंग प्राइस पे आप कम चीजें बेच पा रहे हो, कम चीजें बेच रहे हो, इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग प्राइस पे आप कम चीजें बेच रहे हो, इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन यूनिट्स आपने बेचने कम कर दिए हैं, आपके सेलिंग के, यानी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है। तो इसके कारण क्या हुआ, डायग्रामेटिकली देखो, इसके कारण हमारी जो सप्लाई कर्व थी वो S1 से S2 पे शिफ्ट हो गई है, यानी पॉइंट A से पॉइंट B पे शिफ्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस चाहे कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई 30 से 20 हो गई है, यानी क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई है। जब क्वांटिटी सप्लाई कम होती है तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाती है और वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है ना। टेबल shows that initially 30 units of commodity are supplied at ₹10 per unit. Owing to some factors, firms are now willing to supply only 20 units even when own price of the commodity states 10 per unit. ठीक है। कहते हैं अब फर्म ने क्या किया, सेम प्राइस पे भी कम यूनिट्स बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हमारी सप्लाई कर्व फॉल कर गई, हमारी सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गई, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर गई। ठीक है ना। डायग्रामेटिकली इट इम्प्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट in supply curve or shift to the left from S1 to S2 in figure. The producer shifts from point A on the old supply curve to point B on the new supply curve. ठीक है। यानी सिंपल कंसेप्ट, इसका कोई फॉर्मूलाज कुछ ऐसा नहीं होता, सिंपल कंसेप्ट। इंक्रीज का मतलब होता है जब वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाए। ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाए। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज क्यों आता है सप्लाई कर्व में। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डिक्रीज भी क्यों आता है सप्लाई कर्व में, से क्या कारण है जिसके कारण सप्लाई डिक्रीज होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके रीजंस। पहला, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कॉजिंग फॉल इन एफिशिएंसी एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, दैट मीन्स पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। एफिशिएंसी गिर जाएगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर वैसे भी अपनी सप्लाई कम कर देगा। ठीक है ना। सेकेंड इज इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस कॉजिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। बेसिकली सिंपल, जो हमने इंक्रीज पढ़े थे ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट्स आते हैं डिक्रीज में, कि जिन कारणों के कारण फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल उनका ऑपोजिट चीजों के कारण फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द competing प्रोडक्ट्स। इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू रिस्ट्रिक्ट देयर सप्लाईज एट द प्रिवेलिंग प्राइस। कहते हैं अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो ये प्रोड्यूसर को रोक देता है खुद की सप्लाई बढ़ाने से। ठीक है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, दिस डिक्रीज मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इवन व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं जब फर्म कम हो जाती हैं, यानी इंडस्ट्रीज में फर्म कम हो जाती है उस चीज की, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, जब प्राइस सेम भी है, तब भी क्या होता है, सप्लाई कर्व डिक्रीज कर जाती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ वन इज एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी आपको लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है इस कमोडिटी का, तो क्या होगा, आप अभी अपनी सप्लाई कम कर दोगे ताकि आगे जाकर से बढ़ा सको जब प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है ना।
सिक्स्थ पॉइंट इज शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी बिल्कुल उल्टा, आपका जो गोल था फर्म का वो आपका पहले था सेल मैक्सिमाइजेशन, जिससे वो शिफ्ट हो गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। जब आपका गोल शिफ्ट हो गया तो उसके कारण क्या हो गया, सेल भी आपकी कम होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। लास्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्सेशन और विड्रॉ ऑफ सब्सिडी। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे या सब्सिडी देना बंद कर दे, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो सप्लाई भी कम करेगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड व्हाट इज डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना। अब हमने ये जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, मूवमेंट, शिफ्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जरा इनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, टैबुलर फॉर्म्स में दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि हमने ये पढ़ा क्या था। ठीक है ना। पहला है हमारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, कि मूवमेंट और शिफ्ट में फर्क क्या होता है। ठीक है ना। Movement along the supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to change in own price of the commodity। ये भूलना मत, वो कह रहा है मूवमेंट तब होती है जब चेंज इन ओन प्राइस होता है, जब कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। Whereas shift in supply curve refer to all such situations when change in supply of a commodity is related to factors other than own price of the commodity। यानी यहाँ पे जो फैक्टर्स आपने कांस्टेंट लिए थे वो सारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा था, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है। प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस मूव कर रहा था मूवमेंट में। ठीक है ना। मूवमेंट में बाकी सब कांस्टेंट था, लेकिन शिफ्ट में बाकी सब कुछ मूव कर रहा है। ठीक है ना। इसीलिए मूवमेंट को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और शिफ्ट को हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में फर्क होता है। ठीक है। Other determinants of supply are assumed to be constant। यहाँ पे other determinants constant माने जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ own price of the commodity constant माना जाता है। ठीक है ना। डायग्रामेटिकली इट इज शोन, डायग्रामेटिकली ये डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। डायग्रामेटिकली शिफ्ट हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड शो करता है। ठीक है ना। शिफ्ट हमें बस ये बताता है कि वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है या बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट। एक बार रिकॉल करके थोड़ा समझ लगा होगा कि मूवमेंट और शिफ्ट का हमने पढ़ा क्या था। ठीक है ना। अब बात है एक्सटेंशन। मूवमेंट में एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है ना। सप्लाई में यानी हमारी दूसरी तरफ शिफ्ट में इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन दोनों में फर्क है क्या। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई refers to increase in quantity supplied due to increase in its own price। Increase in supply refers to increase in quantity supplied when own price of the commodity is constant। वही same concept। Extension of supply में own price हमारा change होता है, whereas increase in supply में बाकी सारे factors change होते हैं except own price। ठीक है। Extension of supply studied on the assumption that other determinants of supply remains constant। एक्सटेंशन इस कंडीशन में पड़ी जाती है कि ओन प्राइस को छोड़ के बाकी सारे प्राइसेस चेंज नहीं हो सकते, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई इस कंडीशन पे पड़ी जाती है कि बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं एक्सेप्ट ओन प्राइस। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो इंक्रीज में होता है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। एक्सटेंशन में ओन प्राइस ही चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज में बाकी सब चेंज होगा, सिर्फ ओन प्राइस ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहते एक्सटेंशन में क्या होता है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है, वेयरएज इंक्रीज में क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है ना। आई होप ये समझ लगी होगी दोनों में डिफरेंस।
नाउ इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई, कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज in quantity supplied of commodity due to decrease in its own price. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाए खुद के प्राइस के गिरने के कारण। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई होता है जब क्वांटिटी सप्लाई गिर जाए लेकिन बाकी फैक्टर्स के कारण अपना प्राइस छोड़कर, यानी यहाँ पर बाकी सारे फैक्टर्स फिर से वही सेम कंसेप्ट कि कॉन्ट्रैक्शन में अज्यूम करके चला जाता है कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज हो सकता है। वेयर एज डिक्रीज इन सप्लाई में ये कंसेप्ट लेके चला जाता है कि बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ पे प्राइस नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स नहीं मूव कर रहे तो यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगी है। Contraction of supply leads to downward movement along the supply curve from left to right. Contraction में downward movement होती है, decrease in supply में backward shift होता है, leftward shift होता है। ठीक है ना, I hope ये clear हुआ होगा आपको what is difference between these both। आगे चलते हैं, I hope यहाँ तक clear है हमें हमने क्या पढ़ा है। Next is how does change in technology affect supply curve of the firm, यानी टेक्नोलॉजी में चेंज आने से फर्म की सप्लाई कर्व में कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है ना, बेटर टेक्नोलॉजी लीड्स टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, अगर मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी। ठीक है ना, because more can be produced with less and less additional resources. Accordingly, producers are willing to supply more at the existing price. This implies onward shift in the supply curve. कहते क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होने से ज्यादा क्वांटिटी हम सप्लाई कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं एग्जिस्टिंग प्राइस में भी, उसके कारण क्या होगा, सप्लाई कर्व हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारी सप्लाई कर्व S1 थी जो बाद में हो गई S2। ठीक है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी K से T पे फॉरवर्ड हो गई। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जब हमारी इंप्रूव हुई तो क्या हुआ, हमारी सप्लाई कर्व इंक्रीज कर गई, हमारी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई। ठीक है ना, इनिशियली PK was supplied at price OP। ठीक है ना, after technological improvement PT quantity is supplied at the same price। It is the situation of increase in supply। कहते सेम प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी बन रही है अब, यानी पहले इतनी बन रही थी अब इतनी क्वांटिटी बन रही है। सेम प्राइस पे जब ज्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है दैट मीन्स आपकी मशीनरी अच्छा काम कर रही है, दैट मीन्स आपको खर्चा कम पड़ रहा है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो कर्व है, हमारी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने के कारण या इनपुट प्राइसेस में चेंज आने के कारण सप्लाई कर्व पे कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इनपुट प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज, कहते हैं इनपुट प्राइसेस या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। ठीक है ना, इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां बढ़ी मतलब वहां सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई कर्व कम हो जाएगी। ठीक है ना, accordingly producer will supply less of the commodity at its existing price. If this implies a backward shift of supply curve or decrease in supply. On the other hand, if input price falls, cost of production will decline। ठीक है, accordingly producer will supply more of the commodity at its existing price। कहते अगर खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ रही है वो कम सप्लाई करेगा, अगर उससे कम पड़ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा।
ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज अ फॉरवर्ड शिफ्ट और सप्लाई का। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अगर वो कम प्रोडक्शन कर रहा है दैट मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। S1 इज द इनिशियल सप्लाई कर्व व्हेन इनपुट प्राइस इंक्रीजेस। ये S1 ये क्या है, इनिशियल, पहले इतनी प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारे इनपुट प्राइसेस क्या हुए, कम हो गए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जिसके कारण प्रोड्यूसर ज्यादा बढ़ा रहा था प्रोडक्ट्स, ठीक है। दैट मीन्स ये शिफ्ट कर गई किस पे, S2 पे। इससे क्या हुआ, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस, यानी इनपुट प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई, यानी प्रोड्यूसर जब इतनी प्रोडक्शन पहले कर रहा था अब वो इतनी प्रोडक्शन कर रहा है, यानी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसने देखा कि अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे, यानी उसका खर्चा बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई कम करेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, ठीक है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस। अगर आपका इनपुट प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो क्या होगा, आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगी कहाँ, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स आपका खर्चा बढ़ गया है, जिसके कारण प्रोड्यूसर अब कम सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर उतनी ही सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है कि ये क्या फर्क डालती है। देन इज जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। जीएसटी आई होप सबको पता होगा व्हाट इज जीएसटी। अब जीएसटी सप्लाई कर्व में कैसे फर्क डालती है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो जीएसटी जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट में फर्क डालेगी, है ना। GST is a tax on value addition. A rise in GST could rise the cost of production or the cost of rendering services. अगर GST बढ़ती है तो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। और सिंपल ये अभी तक हमें पता लग गया है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या होगा, हमारी जो कर्व है, हमारी सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना। Accordingly, a producer would be willing to sell the existing quantity only at the higher prices, or he would willing to sell less quantity at existing price. This is a situation of decrease in supply or backward shift in supply को। कहते हैं पहले प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी बना रहा था, फिर क्या हुआ, जीएसटी बढ़ने से प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या, उसका खर्चा बढ़ गया, तो उसने अब क्वांटिटी कम सप्लाई करनी शुरू कर दी, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, हमारी पूरी सप्लाई कर्व S1 से S2 यानी बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आफ्टर जीएसटी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, बिफोर जीएसटी वो वही कांस्टेंट थी, लेकिन आफ्टर जीएसटी से क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, वो पीछे की तरफ हमारी कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये नॉर्मल कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के कारण क्या होगा, अगर जीएसटी बढ़ती है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, अगर जीएसटी कम होती है, कम होने के कारण क्या होगा, प्रोड्यूसर का खर्चा कम होगा, प्रोड्यूसर का खर्चा कम हो रहा है, दैट मीन्स वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब है कि जो हमारी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। When is subsidy and supply curve is offered, यानी जब सब्सिडी ऑफर हो, यानी जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को सब्सिडी दे तो क्या होता है, ठीक है। सब्सिडी इज ऑफर्ड टू द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी when it is economically not viable for the producer to do so at the existing market price. The reluctant loss of the producer is compensated by the way of subsidy. Thus, when subsidy is offered, supply curve of the commodity shifts to right. सब्सिडी एक ऐसी चीज होती है जो प्रोड्यूसर के लिए फायदा होता है, कि प्रोड्यूसर का खर्चा बचा देता है, ठीक है। और अगर किसी चीज से प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, दैट मीन्स वो ज्यादा चीजें बना पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी बना पाएगा, ठीक है ना। ज्यादा क्वांटिटी बना पाएगा, दैट मीन्स उसकी सप्लाई कर्व क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे सब्सिडी प्रोवाइड हुई है, एंड सब्सिडी इज अ प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, ठीक है ना। द फिगर शोज दैट इनिशियली quantity supplied was peak at OP price of the commodity.
आफ्टर सब्सिडीज ऑफर्ड कहते हैं यहाँ पे देखिए, पहले S1 पे हम थे के प्राइस पे जब हमें सब्सिडी नहीं ऑफर हुई थी, फिर हमें सब्सिडी ऑफर हुई जिसके कारण सेम प्राइस पे हम ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलने से क्या हुआ, फायदा हुआ, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना? आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। देन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स के जब प्राइसेस में फर्क आता है तो सप्लाई कर्व कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है ना? कंसीडर टू गुड्स टी एंड कॉफी। वो कह रहा है एक एग्जांपल लेके चलो टी एंड कॉफी की, जो एक दूसरे से ऑब्वियसली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है ना? अब rise in price of tea would leads to backward shift in supply curve of coffee। ठीक है ना? कहते हैं अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, कॉफी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? बिकॉज अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी विल शिफ्ट द बायर्स फ्रॉम टी टू कॉफी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि अगर चाय के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो चाय से कॉफी पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है ना? टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल लेस ऑफ कॉफी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। ठीक है? अब क्या होगा, चाय के प्राइस बढ़ने से जो कंज्यूमर्स होंगे वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें दिख रहा है कि जब सारी ह्यूज पॉपुलेशन कॉफी की तरफ आ रही है तो वो क्या करेंगे, कॉफी को सेम प्राइस पे बेचना रोक देंगे, उसकी बजाय क्या करेंगे, प्राइस उसका बढ़ा देंगे। क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो कॉफी है ना, टी जितना नहीं बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे कॉफी बेचना कम कर देंगे। ठीक है ना? On the other hand, a fall in the price of tea would lead to forward shift of supply curve of coffee, because a fall in the price of tea might shift the buyers from coffee to tea। कहते हैं अगर टी का प्राइस कम होता है तो क्या होगा, बायर्स जो हैं वो कॉफी से टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। Fearing the loss of the market, the producer will be willing to sell more of a coffee at existing prices। क्या होगा, जब लोग टी की तरफ शिफ्ट होंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा कमोडिटीज बेचेगा, इस डर से कि कहीं उसको लॉस ना हो जाए। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर होगा कि दैट मीन्स अगर चाय का प्राइस गिर गया है, दैट मीन्स चाय का प्राइस पहले ₹10 था, अब ₹5 हो गया है। और कॉफी का प्राइस क्या है, कॉफी का प्राइस आपका ₹15 पे स्टेबल है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसे दिख रहा है कि अब सारी मार्केट चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो उसको डर लगेगा कि अगर मार्केट सारी चाय की तरफ शिफ्ट होगी तो उसके तो लॉसेस होंगे, तो वो क्या करेगा, तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही ज्यादा कमोडिटी बेचेगा। दैट मीन्स पहले अगर कॉफी एक सेशे आता था ₹15 में, तो अब वो 2 सेशेस कर देगा, वो ज्यादा बेचेगा। ठीक है? ताकि उसका लॉस ना हो, लोग कॉफी से बिल्कुल तरीके से हट ना जाए। ठीक है? ये फिगर क्या शो करती है, यहाँ पे पहले हमारी S1 यानी सप्लाई का 1 वो शिफ्ट हुई हमारी फॉरवर्ड, दैट मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट S2 की तरफ शिफ्ट है। ऐसा क्यों हुआ, फॉरवर्ड शिफ्ट ओनिंग टू फॉल इन द प्राइस ऑफ टी। चाय के प्राइस में कम आने से क्या हुआ, कॉफी की प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है ना? फिर क्या हुआ, फिर ये कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई, यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट कर गई। ऐसा क्यों, बैकवर्ड शिफ्ट ओनिंग टू राइज इन द प्राइस ऑफ टी। ऐसा क्यों हुआ, चाय का प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर ने सोचा भाई अच्छा चाय का प्राइस बढ़ गया है तो मैं भी अब इतने प्राइस पे 2 सेशन ही बेचूंगा, मैं भी अब इस पे एक ही सेशन बेचूंगा, यानी उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाई करनी कम कर दी। ठीक है ना? आई होप अब आपको समझ लगी होगी इस ग्राफ के बदौलत कि ये क्या कहना चाहता है कि रिलेटेड प्राइस कैसे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस कैसे फर्क डालते हैं हमारी सप्लाई कर्व। ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है ना? Price elasticity of supply is the measure to change quantity supplied of a commodity due to change in its own price। ठीक है? यानी क्वांटिटी सप्लाइड में जब चेंज आता है, प्राइस में खुद के चेंज आने से। ठीक है? लॉ ऑफ सप्लाई टेल अस द डायरेक्शन इन विच सप्लाई विल चेंज
as a result to change in own price of the commodity. कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में सप्लाई चेंज होगी जब खुद के प्राइस में, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आए, ठीक है ना. अ फॉल इन प्राइस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड राइज इन प्राइस विल लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ये तो हमने पढ़ लिया, तो हमें क्लियर हो गया है ना. But if we want to measure the extent of extension and contraction of the supply, thus price elasticity of supply is the proportionate change in quantity supplied consequent upon proportionate change in own price of the commodity. कहते हैं हमें ये तो पता लग गया कि प्राइस अगर बढ़ा तो एक्सटेंशन, कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन किस हद तक एक्सटेंड हो सकता है या किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये हमें पता लगता है प्राइस इलास्टिसिटी से. प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. सम सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये फॉर्मूला क्या है. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज परसेंटेज चेंज मेथड. ठीक है, हम परसेंटेज चेंज मेथड कर रहे हैं. According to this method, elasticity of supply, that is ES, is the ratio between percentage change in quantity supplied upon percentage change in price of the commodity. Basically, ये कह रहा है कि percentage change मेथड का फॉर्मूला क्या होता है. वो कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है, ये आप देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट चेंज आया है अपॉन प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है. ठीक है ना. अब ये दोनों कैसे निकलते हैं वो भी देख लेते हैं. ये इतना टफ जाने से कि हम चेंज इन ये पूरा निकालें, इसकी बदौलत हम ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे, दैट इज चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन Q. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज मेथड का, ये निकालने का कि मेजरमेंट क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी की, मेजरमेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है ना. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मेजर होता है. ठीक है ना. अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस वाज ₹10 पर यूनिट. यानी वो यूनिट्स, पहले हम एक टेबल अपने लिए छोटा सा बना लेते हैं कि पहले वो यूनिट्स बेचना चाहता था 400 यूनिट्स जब प्राइस था ₹10. ठीक है ना. while only 200 units are offered if the price reduces to ₹10. कहते हैं पहले वो 400 यूनिट्स बेचने को तैयार था जब 100 रुपीज प्राइस, 10 रुपीज प्राइस था. ठीक है ना. फिर उसने कहा कि अगर प्राइस गिरता है, प्राइस 5 रुपीज होता है, तो मैं सिर्फ 200 यूनिट्स ही बेचूंगा. ठीक है, दैट मीन्स उसने हमें कहा है यहाँ पे इलास्टिसिटी निकाल के दो. ठीक है, अब उसने कहा इलास्टिसिटी निकाल के दो. इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, पहले तो हमें चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी भी चाहिए. ठीक है, अब वो कैसे निकलता है देखते हैं. चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू कैसे निकलता है, इन दोनों को माइनस करके हमें पता लग गया कि चेंज इन क्यू क्या आया हमारा 200, यानी चेंज इन क्वांटिटी इज आर 200 और चेंज इन प्राइस कितना आया 5. मैंने वैल्यू फिल कर दी. ठीक है ना. चेंज इन क्यू की जगह 200 और चेंज इन प्राइस की जगह 5. ठीक है, फिर P और Q चाहिए. अब यहाँ पे 2 प्राइस है और 2 क्वांटिटी, तो वो किसकी बात कर रहा है, वो जो बाद में चेंज होने के बाद जो आया है उसकी बात कर रहा है. हम उसको कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस आएगा ₹5, यानी जो बाद में चेंज हो गया है, और आपकी क्वांटिटी आएगी 200. ठीक है ना. अब क्या होगा, इनको हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सॉरी एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है. यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने देखा कि पहले हमने क्या निकाला, दोबारा से सम करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा से समझते कि ये क्या कहना चाहते. चलिए, वो कह रहा है कि जो यूनिट्स थे पहले दैट वाज 400 यूनिट्स और प्राइस था हमारा दैट वाज ₹10, यानी जब 10 रुपए प्राइस था तो वो 400 यूनिट्स बेचने को तैयार. ठीक है ना. फिर उसने कहा कि अगर प्राइस गिरता है, अगर प्राइस ₹10 से 5 रुपीज होता है, तो मैं 200 यूनिट्स ही बेचूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बेचूंगा.
ठीक है ना। तो हमें कहा गया कि इसकी इलास्टिसिटी निकाल के दो, कि इसकी इलास्टिसिटी आप कैसे निकालोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना परसेंट चेंज आया। ठीक है, तो हमने ये चेंज कैसे निकाला। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्यूशन में दो फॉर्मूलेज दिए हैं, लेकिन सेकंड फॉर्मूला हमें लंबा लग रहा है। हम सबको पता है कि हम शॉर्टकट्स में जाते हैं, इजी या लगता है। तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला लगा के देते हैं, विच इज दिस वन, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 200। ठीक है, चेंज इन पी क्या होता है, चेंज इन प्राइस, एंड इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5। ठीक है, अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। चेंज इन क्यू मीन्स 200 एंड चेंज इन प्राइस मीन्स 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्यू। अब प्रॉब्लम यही आई थी, यहीं पे कंफ्यूजन हुई थी। प्राइस कौन सा लेना है, पिछला वाला जिसके थ्रू आपने निकालना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, यानी एक्चुअल प्राइस पहले क्या था जिसके कारण हमारी इलास्टिसिटी निकलेगी कि उसके बाद प्राइस में चेंज आने के कारण कितना चेंज आया, कितना फर्क पड़ा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्राइस लेंगे पिछला वाला, यानी अपना जो प्रीवियस प्राइस था विच वॉज ₹10। अगर प्रीवियस प्राइस लिया है तो क्वांटिटी भी क्या लेंगे, पुरानी वाली, दैट इज 400। ठीक है, अब ये सम सॉल्व करना तो सबको आता है, होप सिंप्लीफिकेशन सबको आती होगी। ठीक है, 2/2, दैट मीन्स योर आंसर इज 1। ठीक है ना, यानी हमारी इलास्टिसिटी क्या आई, 1। सिंपल ये फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लेके ही चलना, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि इनमें माइनस के साइंस आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। तो हम इजी वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, विच इज दिस वन, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन बस इतनी अभी हमें हुई है, दैट इज प्राइस कौन सा लेना, नया वाला या पुराना वाला। सिंपल इसको क्लियर कर लो, प्राइस हमने पिछला लेना। ठीक है, जब पिछला प्राइस लेके हमने सम सॉल्व किया तो हमने देखा हमारी इलास्टिसिटी आई 1। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि परसेंटेज मेथड कैसे यूज हुआ है, परसेंटेज मेथड से कैसे चेंज आया है। ठीक है ना, अब इलास्टिसिटीज हमने पढ़ी हुई है ना। अब इसमें भी देख लेते हैं कि सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटीज कैसे होती हैं। ठीक है, shape of supply curve indicates the degree of elasticity of supply. Assuming the supply curve to be a straight line and positively sloped, we can specify 3 possible solutions of elasticity of supply. कहते हैं क्योंकि सप्लाई कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, पॉजिटिवली स्लोपिंग होती है, इसलिए इससे हमें 3 चीजें निकल सकती हैं, 3 assumptions हम निकाल सकते हैं। पहली assumption, ES is equal to 1. ES का मतलब है elasticity of supply is equal to 1. When a straight line positively sloped supply curve starts from the point of origin, यानी जब हमारी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, व्हेन इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1, when a straight line positively sloped supply curve starts from y axis, यानी जब supply curve y axis से start हो, वो 0 को टच ना करे, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, मोर देन 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिचुएशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, यानी जब कर्व x एक्सिस से शुरू हो रही है, 0 को टच नहीं कर रही। ठीक है, अगर y एक्सिस से शुरू होती है दैट मींस इट इज मोर देन 1, अगर x एक्सिस से शुरू होती है दैट मींस इट इज लेस देन 1। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट था, तो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसका बहुत इजी था कि हमें समझ लग गई कि भाई अगर 0 से शुरू हो रही है देन इक्वल टू 1, अगर y एक्सिस से शुरू हो रही है देन मोर देन 1, और अगर x एक्सिस से शुरू हो रही है देन लेस देन 1। ठीक है, 2 extreme situations of ES, that means 2 extreme situations क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। पहला, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व शोइंग कांस्टेंट सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है व्हेन ES इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी उतनी की उतनी ही सप्लाई हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है,
Figure shows that the quantity supplied remains at OS where the price of the commodity is OP1 or OP2. Vertical straight line supply curve is also called perfectly inelastic supply curve. अगर vertically parallel y axis के parallel चल रही है हमारी supply curve, that means it is perfectly inelastic supply curve. That means prices में जितना मर्जी change आ जाए, quantity supply में change नहीं आ रहा है. ठीक है ना? I hope ये clear होगा. Then is infinite elasticity of supply. कि infinite elasticity of supply क्या होता है? It refers to a horizontal straight line showing an infinite supply corresponding to particular price of the commodity. Infinite elasticity का मतलब होता है when elasticity of supply is equal to infinity, that means हमारी supply curve is parallel to x axis. अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मींस कांस्टेंट प्राइस पे, सेम प्राइस पे वो अलग अलग पॉइंट्स की कमोडिटीज मतलब अलग अलग पॉइंट्स की क्वांटिटी बेची जा रही है. प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटीज डिफर कर सकती है. उस सिचुएशन में क्या होता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है. Figure shows that quantity supplied is infinite when the price of commodity is OS. It reduces to zero even when the price is slightly reduced. ठीक है. उसने ये कहा है कि क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे जीरो भी हो सकता है अगर प्राइस थोड़ी भी चेंज हुई तो. ठीक है ना? आई होप इलास्टिसिटी क्लियर हुई. इलास्टिसिटी जीरो के इक्वल कब होती है? जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दैट मीन्स क्वांटिटी सेम है, प्राइस डिफर कर रहा है. एंड इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के इक्वल कब होती है? दैट मीन्स जब हमारी सप्लाई को वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दैट मीन्स प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिफर कर रही है. ठीक है. अब वो फैक्टर्स जिनके कारण इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फर्क आता है. ठीक है. नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. इफ कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड, सप्लाई विल बी इलास्टिक इन इनपुट यूज्ड आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक. कहते हैं अगर जो आप इनपुट्स यूज कर रहे हो वो बहुत इजीली अवेलेबल, बहुत आराम से मिल जाते हैं, दैट मीन्स हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? वो इलास्टिक होगी. लेकिन अगर आप ऐसे इनपुट्स यूज कर रहे हो जो इजीली आपको नहीं अवेलेबल हो सकते, तो क्या होगा? तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक होगी. ठीक है. Natural constraints. The elasticity of supply is significantly influenced by the natural constraints. If we wish to produce more teak wood, it will take years of plantation before it becomes usable. Supply of teak wood will therefore be less elastic. कहते हैं नेचुरल कंस्ट्रेंट्स का मतलब अगर आप नेचुरल चीजों पे डिपेंड कर रहे हो, नेचुरल चीजों का काम कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? हमारी सप्लाई लेस इलास्टिक होगी. क्यों? जैसे इधर उन्होंने एग्जांपल दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीक वुड प्लांट करना चाहते हो, तो वुड को प्लांट होने में सालों लग जाएंगे. ठीक है. जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी. ठीक है. देन इज रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग क्या होता है? The elasticity of supply depends upon the willingness of the entrepreneurs to take production related risk. कहते हैं रिस्क टेकिंग का मतलब होता है सप्लाई से जब डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर कितना रिस्क लेने को तैयार है अपनी सप्लाई से रिलेटेड. ठीक है. इफ एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑफ हायर आउटपुट, द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड, इफ एन एंटरप्रेन्योर आर नॉट विलिंग टू टेक हायर रिस्क, the supply will be inelastic. कहते हैं अगर एंटरप्रेन्योर सप्लाई करने के लिए हाई रिस्क लेने को तैयार है तो उसको हम कहते हैं वो ज्यादा मोर इलास्टिक होगा. अगर वो कम रिस्क लेने को तैयार है, दैट मीन्स वो इनइलास्टिक होगा. ठीक है ना. नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी की नेचर क्या है? कैसी कमोडिटी? पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स. कहते हैं पेरिशेबल गुड्स लेस इलास्टिक होते हैं एज कंपेयर टू द ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है. बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन द ड्यूरेबल गुड्स. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की लाइफ, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है एज कंपेयर टू द ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है. ये भी डिपेंड करता है कि हमारे सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी होगी. ठीक है. देन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Elasticity of supply is also influenced by cost of production.
Supply will be less elastic in case of increase in production, causes substantial increase in the cost of production. कहते हैं सप्लाई कम लेस इलास्टिक होगी अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर का खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। देन इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहते हैं जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज्यादा आपके पास सप्लाई होगी, उतनी ज्यादा इलास्टिक आपकी सप्लाई होगी, ठीक है। बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल एंड सप्लाई कैन बी इजीली इंक्रीज। ऐसा क्यों कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादा देर तक वेट करोगे तो आपको फैक्टर्स इजीली मिल जाएंगे और जिससे आपकी क्या होगी, सप्लाई ज्यादा हो सकेगी, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। Supply will be less elastic in production of a commodity involves use of a complex and expensive technology. कहते हैं सप्लाई लेस इलास्टिक होगी अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही टफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि उसको काम करने में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होगा, आपकी आउटपुट में चेंज आना बहुत प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इस पॉइंट के साथ वी हैव एंडेड आवर चैप्टर नंबर 11, सॉरी, ठीक है। आई होप चैप्टर नंबर 11 आपको समझ लगा होगा, आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई समझ लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी आपको पॉइंट नहीं समझ लगा है, प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपको रिवॉर्ड बैक करूँ, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 11 और अब हम सिर्फ रह गए हैं अपने 2 चैप्टर्स के साथ एंड उसके बाद हम अपनी रिवीजन शुरू करें, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।